मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु के गुणों में आवर्तिता। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आवर्तिता का अर्थ क्या है। जैसा कि लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के कई भौतिक व रासायनिक गुणों को स्पष्ट किया जाता है। यदि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे या आवर्त में बाएं से दाएं, हमने आवर्त सारणी देखी हुई है, इसमें अगर हम ग्रुप में बच्चों टॉप टू बॉटम चलें, ऊपर से नीचे चलें और या आवर्त में बाएं से दाएं चलें, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण, उनमें क्या दिखता है, हमें परिवर्तन दिखता है कि या तो उनके रासायनिक गुण भौतिक गुण बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। जैसे मैं कहूँ आकार, कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है या घट रहा है, या मैं कहूँ गलनांक बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस तरह के परिवर्तन बढ़ना या घटना वही क्या होता है, एक निश्चित क्रम में दिखाई देता है और उसी को ही हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। आगे देखो कि ये परिवर्तन आकर निर्भर किस पे करता है, कि ये परिवर्तन होता ही क्यों है, कि ऊपर से नीचे कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है। कि ये परिवर्तन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे लिथियम है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, बेरिलियम में कितना होता है 4। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, बदल गया। तो गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है वैसे वैसे इनके गुणों में क्या चेंज होने लगती है बच्चों, यहाँ से इनमें परिवर्तन होने लगता है। आगे अपने पास वो कौन कौन से गुण हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयनन एंथैल्पी, संयोजकता। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं इसमें कि आखिर इनके कारण परिवर्तन होता कैसे है। तो ये जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है कि परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। हम इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या। तो स्टूडेंट्स अपना यहाँ से पहला गुण है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी। इसका मतलब ये तो अपना हो गया नाभिक और ये हो गया अपना परमाणु। ये अपने पास हमने कह दिए दो, इसमें हमने कोश बना दिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक से लेकर ये जो दूरी हमारे पास आएगी वही क्या कहलाती है बच्चों, परमाणु त्रिज्या। मतलब बाह्यतम कोश, बहुत सारे कोश होते हैं, 1 2 3 4, जैसे इसके अंदर मैंने 1 2 3 कोश बना दिए। तो लेकिन बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी और नाभिक के बीच की दूरी जो होगी वही त्रिज्या कहलाएगी। आया स्टूडेंट्स आपको समझ में, यहाँ पे हमने क्या कहा है, ये अपना नाभिक है, अपना ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। तो यहाँ पर अगर सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ त्रिज्या किसके बीच की दूरी होगी, नाभिक से लेकर और बाह्यतम कोश की। इंग्लिश में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। मतलब बाह्यतम कोश को इंग्लिश में कहते हैं हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ओके, डिस्टेंस जो न्यूक्लियस की और आउटर एटॉमिक जो अपने आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस। ओके, चलिए अब हम ये देख लेते हैं एक बार कि अगर कोशों की संख्या बढ़ती है, अगर मैं कहूँ इस तरह से, अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि यहाँ से तो अपना एक कोश है, इसके अंदर अपना 2 कोश है और इसके अंदर अपने कितने कोश हैं, 1 2 और ये 3 कोश है, तो क्या होगा त्रिज्या पर प्रभाव। देख बच्चों एक बार यहाँ देख लेते हैं अपन कि परमाणु में कोशों की संख्या बढ़ने से क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये अपने पास 1 कोश है, ये अपने पास 2 कोश है बच्चों, और ये अपने पास 1 2 और ये 3 कोश है। तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। इट मीन्स कोशों की संख्या अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जिसमें है पहला प्रभावी नाभिक आवेश, दूसरा कोशों की संख्या और तीसरा है परिरक्षण प्रभाव। आइए अब एक एक करके इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, देखते हैं। तो प्रभावी नाभिक के आवेश का क्या अर्थ है, परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे प्रभावी नाभिक के आवेश कहते हैं। कि बीच का नाभिक बाह्य के इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना बल लगाता है, नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगाता है, वही है प्रभावी नाभिक के आवेश। स्टूडेंट
हम पहले इसे समझ लेते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, जैसा कि आपने देखा भी परिभाषा में कि परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये अपने पास परमाणु है, इसमें ये तो नाभिक है अपना, ठीक है, और ये क्या है अपना इसका बाहर के कोश। ये हमने बहुत सारे कोश यहाँ से ले लिए हैं बच्चों, तो हम यहाँ से कह दें कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, कि परमाणु का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से जितना आकर्षण बल महसूस करता है वही क्या कहलाता है, यहाँ से प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, या इसको हम नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय आकर्षण बल। दोबारा समझ लीजिए, नाभिकीय आकर्षण बल का मतलब क्या है? नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश, सबसे बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये वाला जो अपने पास अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का, नाभिक का, वही कहला रहा है इसका नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल। अब यहाँ से हम आपको आगे बात बता दें कि जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, आप खुद सोच के देखिएगा, अगर नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा बच्चों? आकर्षित करेगा। जब ये इसको आकर्षित करेगा तो अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो ये कोश क्या होती जाएगी? सिकुड़ती जाएगी। कोश के सिकुड़ने से क्या होगा? अपने आप त्रिज्या क्या होने लगेगी बच्चों? कम होने लगेगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? त्रिज्या कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक को क्या, ये नाभिक क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो धीरे धीरे कोश क्या होगी? सिकुड़ने लगेगी, और सिकुड़ेगी तो अपने आप यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि नाभिकीय आवेश के बढ़ने से त्रिज्या क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो ये जितना ज्यादा होगा त्रिज्या क्या होगी? वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपना ये वाली चीज क्लियर कि नाभिकीय आवेश बढ़ने से त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब आगे की हम बात बताएं बच्चों, जैसे मान लीजिए इसमें अपने पास दूसरा है, अपने पास जो प्रभावित करने वाला कारक है, पहला तो ये हुआ। अब दूसरा क्या है अपने पास? कोशों की संख्या। अभी आवर्त इसका प्रभाव पड़ेंगे, वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है अपना कोशों की संख्या। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले की 3 कारक प्रभावित करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, कोशों की संख्या और परिरक्षण प्रभाव। तो अभी दूसरा कौन सा है? कोशों की संख्या। आप केवल तसल्ली से इसको समझिए, बाद में इसके नोट्स की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो कोशों की संख्या क्या होती है? पहली बात तो कोश क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इसको? नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं 1, 2 और ये 3, ये क्या है? कोश संख्या 1, कोश संख्या 2, कोश संख्या 3। शेल 1, शेल 2 और शेल 3, इसको हम क्या कहते थे? के, इसको हम कहते हैं एल, और इसको हम कहते हैं एम। अगर एक और बन जाएगी तो एन हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, एक ये परमाणु है अपने पास, एक एटम है जिसके पास एक ही कोश है, मतलब एक ही शेल है, केवल एक है। अब इसके पास कितनी है? 2 है। और अगले के पास कितनी है बच्चों? ये बना दी, कितनी हो गई? 3। तो नंबर ऑफ शेल यहाँ 1, ये 2, ये 3, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की अगर अपन दूरी देखें, जो नाभिक से और बाह्यतम कोश की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। मुझे बताइए तीनों में से सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है? वो किसकी है? इसकी है, क्योंकि कोशों की संख्या कितनी है? 3। अर्थात कोशों की संख्या बढ़ने से त्रिज्या बढ़ने लगती है। समझ में आ गया? क्योंकि कोश एक ही होगा तो दूरी यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, कोश 2 होंगे तो यहाँ से यहाँ तक, 3 होंगे तो यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया अपना कोशों की संख्या 3 है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोशों की संख्या बढ़ने से त्रिज्या बढ़ती है। तो हम क्या कहेंगे? कोशों की संख्या बढ़ती है तो त्रिज्या क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी लैंग्वेज? कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोश संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है।
ये सिंबल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेडियस जो हो रही है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आपने पास तीसरा प्रभाव आता है परिरक्षण प्रभाव। देखिए स्टूडेंट, परिरक्षण का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है, इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे बच्चों इसको हम, शील्डिंग इफेक्ट। ओके, परिरक्षण का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, जैसे पर्यावरण चारों ओर, ठीक है। रक्षण मतलब क्या होता है, रक्षा करना। परि का मतलब चारों ओर, रक्षण मतलब रक्षा करना, ठीक है, चारों तरफ से रक्षा करना, अर्थात उसको कवर करके रखना। शील्ड का मतलब होता है बच्चों कवरिंग, शील्ड का मतलब क्या होता है, कवरिंग। अब इस कवरिंग का मतलब क्या है बच्चों, यहां से आप समझ लीजिए, ये हमने 3 कोश बना दिए, केवल समझिएगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये हमने यहाँ तक ऐसे, चलो हमने डॉट से बना दिए इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बना दिए। अब होता क्या है, ये जो बीच का जो नाभिक है ना, इसके लिए कहा जाता है, इस नाभिक को, ये जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल कौन सी है, सबसे बाह्यतम कोश कौन सी है, ये वाली है। तो बाह्यतम कोश को छोड़कर ये नाभिक जो होता है वो अंदर वाली इलेक्ट्रॉनों से क्या रहता है, कवर होता है, अर्थात नाभिक को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन चारों ओर से घेरे रहते हैं, चारों ओर से घेरे रहते हैं, अर्थात कवर करके रखते हैं। इट मीन्स इस नाभिक को ढकने का काम कौन कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन। अब जब ये नाभिक को ढक लेते हैं तो होता क्या है, ये जो नाभिक होता है, जो बाह्यतम कोश पे जो बल लगने वाला होता है वो बल नहीं लग पाता है। देखिए अब होता क्या है इससे, भाई इन्होंने तो इसको क्या कर लिया, घेर लिया, ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, ये कवर हो गया, और इस नाभिक को किस पे बल लगाना था, इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगाना था। जैसा कि हमने देखो बच्चों यहाँ पे दिखाया था, ये इसको यहाँ पर बल लगाना था। तो यहाँ से जब कोई चीज इसको कवर कर लेगी तो आप मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे बल लग पाएगा क्या, नहीं लग पाएगा ना। ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगा ही नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस पर लगने वाला जो अपना आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस परिरक्षण का प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण मतलब क्या है, नाभिक को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ से घेर लेते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, नाभिक का परिरक्षण कहते हैं। नाभिक को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन चारों ओर से घेरे रहते हैं, इसे नाभिक का परिरक्षण कहते हैं। अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को चारों तरफ से क्या कर लिया, शील्ड कर लिया, उसको कवर कर लिया, इसी नाभिक का परिरक्षण कहते हैं। ओके बच्चों, इंग्लिश में हम नहीं लिख रहे हैं, हम इसको समझा रहे हैं आपको दोनों लैंग्वेज में। आंतरिक कोश का मतलब क्या है, ये तो आउटर है और ये क्या हो गई, इंटरनल हो गई। तो ये इंटरनल जो अपने पास अपना शेल है, अंदर का जो शेल है, इसको इन्होंने घेर लिया और बाहर वाला रह गया। जबकि नाभिक को बल किस पे लगाना था, न्यूक्लियस को, वो लगाना था अपने को इलेक्ट्रॉन पर। अब वो बल क्या हो गया, इस परिरक्षण के कारण नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर उतना बल नहीं लगा पाता और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की पकड़ से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जब नाभिक की पकड़ से दूर हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी। इट मीन्स परिरक्षण बढ़ने से क्या होती है, त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्या होगा, त्रिज्या का मान बढ़ेगा। इस एरो का मतलब है परिरक्षण जितना ज्यादा होगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 5 है, ठीक है, या हम कह दें अंदर जो है इसमें कुल, हम ऐसे मान लें इसके अंदर कुल 10 कोश हैं, या हम इसके अंदर मान लें अभी तो 3 कोश दिख रही है, कुल 3 कोश है, तो 2 तो आंतरिक कोश हो गई और 1 बाह्यतम कोश हो गई। लेकिन किसी परमाणु में मान लीजिए 5 कोश है, तो 4 तो आंतरिक हो गई और 5वीं क्या हो गई, बाहरी हो गई। मान लीजिए किसी में 10 कोश है, कितनी कोश है, 10 कोश है, तो इसका मतलब 10वीं तो बाहर भी हो गई, अंदर 9वीं हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंदर कोश जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा नाभिक क्या रहेगा, परिरक्षित रहेगा। क्लियर हुई बात यहाँ से। तो परिरक्षण से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस नाभिक को क्या कर लेते हैं,
ढक लेते हैं। जब आप किसी को पूरी तरह से ढक लोगे तो अपना काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और जब ये नहीं कर पाएगा तो ये नाभिक जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पर अपना बल नहीं लगा पाएगा। तो बस हम यही कहेंगे कि कोशों की संख्या में बच्चों यही फर्क पड़ता है कि कोश जो होते हैं ना, यहाँ से ये इस पे बल नहीं लगा पाते और त्रिज्या बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन, भार वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींच नहीं पाता। क्लियर हुआ? तो हमने 3 इफेक्ट पढ़े बच्चों। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, अगर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है तो त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक इसको खींचेगा। तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ा अर्थात नाभिक का आकर्षण बढ़ा, इलेक्ट्रॉन को खींचा, त्रिज्या क्या हो गई? कम हो गई। कोशों की संख्या बढ़ी तो दूरी बढ़ती जा रही है, तो त्रिज्या क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। परिरक्षण में क्या हुआ? नाभिक को इन्होंने कवर कर लिया, इस पर बल लगा नहीं और ये नाभिक जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की पकड़ से दूर हो गया, और जब दूर हो गया तो ऑटोमेटिकली त्रिज्या क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। तो परिरक्षण बढ़ने से त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ से जो प्रभावी नाभिक आवेश होता है ये करता है त्रिज्या को घटाने का काम। ठीक है। ये क्या करता है? त्रिज्या को कम करता है, जबकि परिरक्षण क्या करता है? त्रिज्या को बढ़ाता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इन दोनों में से जो ज्यादा होता है वही इसके अंदर किसका काम करने लगता है? वही त्रिज्या का काम मतलब अगर मान लीजिए इन दोनों में से ये ज्यादा पड़ गया तो त्रिज्या कम हो जाएगी, इन दोनों में से ये ज्यादा पड़ गया तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब हमको क्या पढ़ना है बच्चों यहाँ से? अब हमें पढ़ना है कि एक वर्ग में और एक आवर्त में त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है। वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है या फिर घटती है। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास क्या है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। चलिए मैं आपको एक चीज यहाँ से दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो अपने पास है एक वर्ग में बढ़ती हुई त्रिज्या, वर्ग की हम बात करें तो सबसे ऊपर आता है लिथियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम जो था उसको याद कीजिएगा, उसमें था अपने पास लिथियम, फिर क्या आता है? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबेडियम और फिर सीजियम। एक वर्ग के आने वाले तत्व, इनको याद करने का तरीका बताएं। ली, ना, का, रिबिन, किसने, और एक और तत्व होता है जिसको हम कहते हैं फ्रांशियम, Fr। लीना का रिबन किसने फाड़ा? क्या है? लीना का रिबन किसने फाड़ा? क्या आप इसको लिखना चाहेंगे? चलिए हम लिख देते हैं इसके आगे, लीना का रिबन किसने फाड़ा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है और हम दिखा देते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ग एक के तत्व है। किसी वर्ग में क्या आ रहे हैं? हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यही तत्व है। जो H लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये H गलत लिखा हुआ है, H का कोई स्थान नहीं है। H क्या है? यहाँ से बिल्कुल आवारा तत्व है, इसका आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह तत्व बताइए जिसको आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया है, तो वो कौन सा तत्व है बच्चों? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। ओके, आगे हम बात करते हैं हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जो वर्ग नंबर होता है वही उसका आवर्त भी होता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये वर्ग संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? उसमें उपस्थित कोशों की संख्या को। अर्थात हाइड्रोजन में 1 कोश होता है, लिथियम में 2 कोश होते हैं, सोडियम में 3 कोश, ये लिखो, पोटेशियम में 4 कोश, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रांशियम में 7। मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा। यहाँ से आप देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से लिथियम की, किसकी बात करें? लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। 3 होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो क्रम होता है भरने का, आप 9th क्लास में थोड़ा सीख के आए होंगे, K, L, M, N के अनुसार भरते हैं। अर्थात K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और M कोश में वैसे तो 18 भरे जाते हैं, लेकिन अभी हम कितने भरेंगे? 8 भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब 3 को हम भरेंगे तो 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। कितनी कोश यूज में आई? केवल 2 कोश में यूज में आई। मैंने बीच में से एक ले लिया सोडियम, सोडियम का होता है 11, यहाँ से आप भरेंगे तो 2, कितनी भर सकते हैं? 8, यहाँ कितना हुआ? 1। कितनी कोश यूज में आई? 1, 2, 3 कोश यूज में आई। इसके बाद हम पोटेशियम की बात करें, 19, इट मीन्स 2, 8, देखो 2, 8, 8 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा भर ही नहीं सकते। 8 और 2, 16,
सॉरी 8 तो 10 और 8 18 और 1 19। कितनी कोश यूज में आई? 4। कितनी कोश यूज में आई? 3। कितनी कोश यूज में आई? 2। ठीक है, अब इसका मतलब आपसे क्रम पूछा जाए तो ये तो हो गया लिथियम, क्योंकि एक ही कोश है इसके अंदर। ये हो गया अपना सोडियम, क्योंकि इसके अंदर कितनी कोश है? 2 कोश है। 1 कोश, 2 कोश और ये 3 कोश। ये कौन सा हो गया? पोटेशियम। 1 2 3, है ना? ठीक है, अब ये कोशों की संख्या हमने कह दी। ये लिथियम हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? पोटेशियम। तो मैं आपको क्लियरली ये चीज बता दूं बच्चों। अब आप खुद देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, किसकी ज्यादा है? पोटेशियम की ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें कोशों की संख्या ज्यादा है। तो आपसे पूछे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। आपसे कहा जाए वर्ग 1 के तत्वों के क्रम लगाइए त्रिज्या का, तो वो क्रम क्या होगा? सबसे छोटा लिथियम, सॉरी अपने पास सबसे छोटा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम और उससे बड़ा पोटेशियम। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा हम इसका ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें से? इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया परमाणु त्रिज्या का क्रम। ठीक है, कारण पता चल गया हमको। तो ये तो हो गई बच्चों अपनी वर्ग की बात। अब किसकी आवर्तिता दिखाएंगे हम? अब हम बताएंगे बच्चों आवर्त में क्या आवर्तिता होती है, अर्थात आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात आवर्त में प्रभाव या आवर्त में आवर्तिता। ठीक है, वर्ग में क्या प्रभाव पड़ रहा है परमाणु त्रिज्या का और आवर्त में क्या प्रभाव पड़ रहा है। आवर्त कौन से होते हैं? वो होते हैं हॉरिजॉन्टल। कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल, अर्थात 36 पंक्ति वाले। वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में इसको ग्रुप कहते हैं। पीरियोडिसिटी इन ग्रुप। आवर्त का मतलब पीरियोडिसिटी इन पीरियड। ठीक है, आवर्त का मतलब क्या होता है बच्चों इंग्लिश में? वो होता है अपना पीरियड। ठीक है, यहाँ बता दोगे यहाँ कोशों की संख्या 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ कोशों की संख्या 1। एक सेकंड बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। लिथियम के अंदर 2 कोश होते हैं, सोडियम में 3 कोश होते हैं और पोटेशियम में 1 2 3 4 कोश होते हैं। ठीक है, थोड़ा मैंने एक कोश कम कर दिया था, वो गलती हो गई थी बच्चों। अब ठीक है, अपना आवर्त में आवर्तिता कैसे बताएंगे हम? तो हम इसमें कहते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ठीक है, क्यों घटता है? क्योंकि समान कोश में, अभी हम इसको क्लियर भी करेंगे, क्योंकि समान कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। ओके, यहाँ से बच्चों देखिए, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। हुआ क्या है यहाँ से? देखिए बच्चों यहाँ से है ना अपना, देखिए आवर्त नंबर 2 की बात करते हैं। आवर्त नंबर 2 में देखिए सबसे पहले कौन सा है? लिथियम बेरिलियम। इसके बाद इसी आवर्त में चलिए दूसरे में कौन सा है अपना? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब ये वाला जो आवर्त है इसमें अगर आप बढ़ते जाएंगे दूसरे आवर्त में, तो यहाँ से एक ही कोश में बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से कहाँ बढ़ रहे हैं? राइट। राइट साइड जब आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ से एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या का मान क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। अर्थात मैं अगर आपसे कहूँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी? तो बच्चों फ्लोरीन की होगी। क्यों होगी वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको आवर्त में घटती हुई परमाणु त्रिज्या का एक चीज दिख रही है। यहाँ से लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, फ्लोरीन 9, 152 त्रिज्या, 111, 77, 76, 66, 64। सबसे कम किसकी परमाणु त्रिज्या है? 64, फ्लोरीन की है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने लिया लिथियम, बेरिलियम और ये बैकनॉफ। हम इसको याद करने के लिए बोल देते हैं बच्चों बैकनॉफ। ठीक है,
अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी है, तो वो किसकी होगी, लिथियम की, और सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की। अब यहाँ से इसको समझते जाते हैं। सभी के अंदर बच्चों कोशों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है कोशों की संख्या, 2। क्यों है, लिथियम कितना होता है अपने पास, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इनके आप परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 6, 2 5, सॉरी 2 7, क्या लिख दिया मैंने, 5 भूल गई, सॉरी, 2 5, 2 6 और 2 7, यही होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप खुद देखिए इनके अंदर कोशों की संख्या कितनी है, कोशों की संख्या कितनी है, सभी में 2 है, 1 2 1 2 1 2 1। अब इसका मैं चित्र बना लेती हूँ। बेरिलियम का देखिए आप, ये पहला कोश और ये दूसरा कोश। बोरोन का भी ये पहला कोश और ये दूसरा कोश। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 1 2। इसमें कितने हैं, अंदर वाली में तो सब में 2 ही 2 हैं। अब देखिएगा, मैं अब डायरेक्ट फ्लोरीन में भर रही हूँ 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बच्चों मैं आपको इतना बता दूं, जितने ज़्यादा एक कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो बच्चों प्रोटॉन भी कितने हैं, यहाँ से 3 ही हैं। यहाँ पर कितने हैं, अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 9 हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के आवेश को संतुलित कर लेता है। ठीक है, क्योंकि आवेश तो दोनों पे बराबर ही होता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन है, एक पर धनावेशित है एक पर ऋणावेश है। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को, अगर ये 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो अंदर प्रोटॉन भी तो कितने बच्चों, 3 ही है ना, तो ये इसको अपनी ओर जो प्रोटॉन है वो कितने बल से खींचेगा, 3 प्रोटॉन के बल से इसको खींचेगा। लेकिन आपने देखा कोश तो उतनी ही रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए। कोश तो उतनी ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से और ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, और ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, 4 जो है वो खींचने लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो और ज़्यादा खींचने लगेंगे, क्योंकि दूरी तो उतनी ही है, लेकिन जो खींचा जा रहा है अंदर, अंदर क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर यहाँ से केवल ये 2 ही को ही खींच रहा है, क्योंकि अंदर 2 अपने पास 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं को खींचा जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कोश की संख्या तो बढ़ती नहीं है, तो एक कोश में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं ना, अब यहाँ पर कितने खींचेंगे भैया, यहाँ तो ये पूरा नाभिक जो है वो इन सबको अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब सोचो आप, यहाँ तो मैंने केवल एक एरो दिखाया, यहाँ मैंने आपको कितने दिखा दिए, 7 एरो दिखा दिए। तो खुद सोच के देखिए यहाँ इसको कितना जल्दी से इसको खींचेगा अपनी ओर, और जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, इसको धीरे से, ज़्यादा उससे नहीं खींच पाएगा। तो सबसे ज़्यादा साइज जो होगा वो किसका होगा, लिथियम का होगा। यहाँ मैंने साइज इक्वल बनाए हैं, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम थी, बाकी मैं आपको बता दूँ साइज सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसमें लिथियम का होगा। तो लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। ये क्रम हो जाएगा अपना आवर्त में। ठीक है, तो आपके सामने पेपर में आता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव जो है वो किस पे पड़ा, या हम कह दें आवर्त में बाएं दाएं जाने पर प्रभाव क्या पड़ा, त्रिज्या घटती जाती है। कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश। बच्चों इस साल आपके न्यू टाइप भी आएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार न्यू टाइप भी उसके अंदर डाल दी गई है कि ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो आपको यहाँ सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि सबसे अधिक त्रिज्या दूसरे आवर्त में किसकी है, तो किसकी होगी, लिथियम की होगी। ठीक है, सबसे कम त्रिज्या दूसरे आवर्त में किसकी है, तो किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। तो इसका देखिए आंसर, नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। तो हम इसके अंदर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर क्या आएगा अपने पास, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। ठीक है, ये किसका क्रम हो गया,
त्रिज्या का क्रम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना जो है ये अब कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो हमने यहाँ से इसका आंसर बता दिया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों, अपन इसके अंदर आयनिक त्रिज्या। ठीक है, चलिए आयनिक त्रिज्या क्या होती है वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आयनिक त्रिज्या क्या है? आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ दे या इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे तो आयन का निर्माण होता है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे तो धनायन का निर्माण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ऋणायन का निर्माण। ओके, यहाँ से चलो ये अपने पास क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से देखें अब आगे होगा क्या। देखिए यहाँ से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्या बना? Na+। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर क्या आता है? प्लस आता है। क्यों आता है वो भी देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन 2 8 1। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने बच गए? 2 8। अब यहाँ से आप देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन तो निकाला नहीं है, तो 11 तो प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी रह गई? 10। अर्थात 11 प्रोटॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन आप हटाएंगे तो एक ही तो प्रोटॉन बचता है, और एक प्रोटॉन अगर बचेगा यहाँ से, अर्थात 11 में से 10 हटाओगे तो संख्या कितनी बची? एक। एक किसकी बची? प्रोटॉन की। प्रोटॉन कैसा होता है? प्लस, इसीलिए क्या लगा दिया यहाँ पे? प्लस। ठीक, दूसरी चीज हमने यहाँ से देखी, यहाँ पर कोशों की संख्या कितनी है बच्चों? 3 कोश। यहाँ से कोश कितने हैं बच्चों? यहाँ से कोश है कितने? 2 कोश। तो सीधी सी बात ये तो हो गई कि सोडियम की त्रिज्या बड़ी होती है या सोडियम आयन की। तो सीधी सी बात है, यहाँ से कोशों की संख्या 3 है, यहाँ कोशों की संख्या 2 है, तो निश्चित रूप से 3 कोश वाला त्रिज्या बड़ी होगी और 2 कोश वाली त्रिज्या छोटी होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से ये अपने 3 कोश, यहाँ कितने हो गए बच्चों? 2 कोश। तो सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है सोडियम आयन की त्रिज्या, आयन की, इट मीन्स अब हमारा क्लियर हो गया यहाँ से कि सोडियम आयन की त्रिज्या सोडियम से कम होती है। ठीक है बच्चों, सीधा क्वेश्चन आएगा सोडियम आयन की त्रिज्या सोडियम से कम होती है, क्यों? तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका बच्चों? आंसर होगा इसके अंदर, आंसर इसका सीधे आप लिख देना, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना आपको, ये वाला आएगा आंसर इसमें, कि सोडियम से क्या बना? सोडियम प्लस 2 8 1 कोश, यहाँ से 2 8, कोशों की संख्या यहाँ पर 3 और यहाँ कोश कितने हैं? 2। अर्थात सोडियम की त्रिज्या, सोडियम आयन की त्रिज्या सोडियम से कम है, तो आंसर क्या हो गया? सोडियम की ज़्यादा है, सोडियम आयन की कम है। और दूसरी बात, एक और चीज़ आपको बता दें बच्चों, यहाँ से 1 2 और ये यहाँ से हमने आपको बात करी, ये वाला अपने पास परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास? मतलब यहाँ तो है अपने पास 11 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से होता क्या है बच्चों? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से हटा, ये तो सोडियम है और ये क्या है? सोडियम प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या बच्चों? इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन के हटने से यहाँ पे
धनायन में नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, अर्थात धनायन की त्रिज्या सदैव ही अपने परमाणु से कम होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन। तो हमेशा याद रखिएगा परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होती है जबकि उसके धनायन की त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको, ये भी लाइन देखिए बच्चों, धनायन की त्रिज्या अपने परमाणु से सदैव कम होती है क्योंकि धनायन का प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि हमेशा धनायन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। मैंने अभी आपको बताया सोडियम वाले केस में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा तेजी से खींचेगा इसको। मान लीजिए 2 निकाल देते तो 9 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन हो जाता कि नहीं हो जाता। यहाँ से हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये Na+ लिखा, ये Mg+2 लिखा और ये Al+3 लिखा। इन तीनों में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या देखूं तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में, Mg में होते हैं कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में होते हैं 13। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात यहाँ बच गए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बच गए 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जितना किसी पर आवेश ज़्यादा होगा, आवेश संख्या कितनी है, +1, यहाँ कितनी है, +2, यहाँ कितनी है, +3, तो इसमें से सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी, जिस पर जितना अधिक आवेश होगा। क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन तो बराबर है लेकिन 11 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसको प्रदर्शित करता है, तो परमाणु क्रमांक सदैव प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या को। अभी की अभी अपनी कॉपीज में स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं करता, किसको करता है, प्रोटॉन की संख्या को। इट नेवर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट्स ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अपना हो गया क्लियर। तो आपको मैंने यहाँ से बता दिया, तो इन तीनों में सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी, एल्यूमिनियम आयन की होगी। सबसे बड़ी किसकी होगी, सोडियम आयन की होगी। क्योंकि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे वैसे त्रिज्या का मान घटता जाता है, बशर्ते इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए अब अपन आगे देखते हैं ऋणायन की त्रिज्या। कौन से टॉपिक पर है बच्चों हम, ऋणायन की त्रिज्या। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तब ऋणायन बनता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, क्या बन गया, Cl-। अब यह यहाँ पे बता दूं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 8 7। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, इसके अंदर प्रोटॉन है 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन, संतुलित है। यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो 2 8 8 हो गई, अर्थात इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 17 ही है। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ कितने हैं, 17, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गया, तो क्या खींच पाएगा, क्या नहीं खींच पाएगा। अगर ये नहीं खींच पाएगा आसानी से, अर्थात इन दोनों में से मुझे बताइए, हमेशा ऋणायन की त्रिज्या अपने परमाणु से अधिक होती है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन की संख्या कम होती है अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या से, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल का मान घट जाता है, या हम कह दें प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। बच्चों यहाँ से देख लीजिए, ऋणायन की त्रिज्या अपने परमाणु से सदैव अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। सीधी सी बात बच्चों ये है, इसमें अगर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा दिखे तो वहाँ परमाणु आवेश क्या होगा, वहाँ से त्रिज्या कम होगी, और प्रोटॉन कम दिखे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखे तो त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी बात, अगर किसी पर माइनस लग रहा है ऋणायन में, तो वो अपने से क्या होगा, ऋणायन की त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है और धनायन की त्रिज्या हमेशा छोटी होती है, क्योंकि धनायन त्रिज्या में
प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या हो जाता है, अधिक होता है, जबकि ऋणायन की त्रिज्या में प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम होता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ से ये परमाणु त्रिज्या का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनन एंथैल्पी करेंगे। और एक चीज़ और, मैंने आपकी वीडियोस के बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया, कुछ वर्क की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, लेकिन अब आपकी वीडियोस जो होंगी वो आपको कंटिन्यू मिलेंगी। तो अब आप निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर पढ़िएगा बच्चों। हम जल्दी से जल्दी आपके कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अब आपको रेगुलरली बड़ी वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट